प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इजराइल के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, ये लैंड का नाम पैलेस्टाइन कैसे पड़ा, पैलेस्टाइन नाम का रीज़न क्या था, किसने किया, और फिर 2000 साल तक ये जब यहूदी तितर बितर हुए पूरी दुनिया में तो क्या क्या परेशानियां उनको सहनी पड़ी। और फिर 1914 से 1918 के बीच में जब पृष्ठभूमि बनी उनके वापस आने की, ज़ायनिज़्म की स्टार्टिंग हुई, तो फिर क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। हमने ये भी डिसाइड किया था, हमने ये भी देखा था कि 1916 के आसपास फ्रांस में और ब्रिटेन में एक सीक्रेट डील हुई थी जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस लैंड को वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद आपस में डिसाइड कर लेंगे, हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसका अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जो है पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगले जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद से जो भी रीजनल पावर्स होंगी, जो भी रीजनल लोग होंगे, उनको ये हक होगा कि उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, उन्हें कैसा शासन चाहिए, ये उनके हाथ में डिसाइड होगा। ये कॉलोनियलिज्म की, ये विस्तारवाद की जो नीति होगी वो नहीं चलेगी। और उसके चलते 1918 के आसपास ब्रिटेन और फ्रांस को मैंडेट सिस्टम लाना पड़ा, और जहां पर ये तय हुआ दोस्तों कि अब इस लैंड को तब तक ब्रिटेन और फ्रांस देखरेख करेंगे जब तक वहां के लोग इस योग्य नहीं हो जाते कि वो इस लैंड को खुद चला सके या खुद का शासन कर सके। अब दोस्तों तब तक मैंने आपको बताया था कि 1919 में एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर अरब लीडर्स को, इजरायली लीडर्स को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि अपने लैंड को चलाने के लिए अपने अपने दावे प्रस्तुत करिए और बताइए कि आपको कौन सी लैंड चाहिए, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको लैंड दी जाए या ना दी जाए। तो 1919 में जो है अरब लीडर्स जो हैं और जो इजरायली लीडर्स हैं उनकी काफी जो है वो साथ मिलजुल के वो चल रहे थे, और ज़ायनिज़्म जो था वो बहुत फल फूल रहा था। उसको अरब लीडर्स सपोर्ट करते थे और अमीर फैजल जो अरब लीडर थे उनको सपोर्ट जो है वो खायम वाइट्समैन यानी कि इजरायली लीडर्स किया करते थे। और तब तक अरब नेशनलिज्म उस टाइम पे कोई पैलेस्टाइन कंट्री के लिए नहीं हुआ करता था दोस्तों, ये कोई ज़ायनिज़्म के अगेंस्ट नहीं होता था। अरब नेशनलिज्म का मतलब उस टाइम पे 1918 से 1919 के आसपास जो अरब नेशनलिज्म का मतलब होता था यानी ऑटोमन यानी कि तुर्की हुकूमत से आज़ादी, और हमें हमारे जो है वो अलग अलग स्टेट्स बनाए जाएं, अलग अलग कंट्रीज बनाए जाएं जहां पे हम रूल कर सकें। और मैंने आपको बताया था कि अमीर फैजल जो है वो चाहते थे कि वो सीरिया में राज करे और दमास्कस उसकी कैपिटल हो, वो वहीं रहा करते थे। और 1919 में जब दावे प्रस्तुत किए तो अमीर फैजल ने पैलेस्टाइन को छोड़ दिया। पैलेस्टाइन जो आज का पैलेस्टाइन है, लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन, लैंड वेस्ट ऑफ जॉर्डन, उस पर उसने अपना कब्जा नहीं दिखाया था, ना कि किसी और अरब लीडर्स ने दिखाया। लेकिन ये जिस सारे फसाद की जो जड़ हुई ये हुई 1920 के आसपास। 1920 में एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सैन रीमो कॉन्फ्रेंस, और दोस्तों वहां पर यह डिसाइड किया गया कि जो चीजें हमने डिसाइड करी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, हम इसको एक अमली जामा पहनाएंगे, यानी कि हम कानूनी रूप से, विधिक रूप से इसको सामने लाएंगे। और एक बार फिर वही होता है कि बड़े अरब लीडर्स आते हैं, वो अपने दावे को बताते हैं कि भाई सीरिया है, इराक है, ये सब हमको दिया जाए, पैलेस्टाइन वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी पहले ही डील हो चुकी थी इजरायली लीडर्स से, ज़ायनिस्ट लीडर्स से। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए खायम वाइट्समैन और बाकी ज़ायनिस्ट लीडर्स आते हैं और वो इसी लैंड को, पैलेस्टाइन को अपना मानते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर ज्यूइश होम बना के दिया जाए, क्योंकि यही वो लैंड थी दोस्तों जो अब्राहम को परमेश्वर ने जेनेसिस 12 में वादा करी थी दोस्तों। ये वही लैंड थी जहां पर किंगडम ऑफ डेविड, किंगडम ऑफ सोलोमन कभी हुआ करते थे, और वो इसी ऐतिहासिक कनेक्शन की वजह से इस लैंड को वापस मांग रहे थे जहां उन्हें 2000 साल पहले जो है निकाला गया था दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद से होता यह है कि सारी चीजें हो जाती हैं, 1920 तक सैन रीमो कॉन्फ्रेंस में डिसाइडेड होता है कि किसको क्या मिलना है। लेकिन इसी के बाद से दोस्तों परेशानी शुरू होती है, और उसका रीजन था ब्रिटेन और फ्रांस की नीयत बदलना, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहता था कि इन लोगों को उनके हाथों में पावर्स दी जाए। अब डिसाइड ये होता है कि उस टाइम पे अमीर फैजल जो सीरिया में रहा करते थे, दमास्कस कैपिटल थी, वो चाहते थे कि उनको ये वाला लैंड मिले, लेकिन फ्रांस के अंडर में ये लैंड आता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्स-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था, लेबनान और सीरिया उस टाइम में आते थे फ्रांस मैंडेट के अंडर में, फ्रेंच मैंडेट के अंडर। फ्रांस ने सरासर मना कर दिया कि हम सीरिया का लैंड या लेबनान जो है वो अमीर फैजल को नहीं देंगे, यानी अरब लीडर को नहीं देंगे। और इसी से सारा बवाल शुरू होता है। अब जब अमीर फैजल को पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं मिलना है तो वो लड़ने ऊपर पहुंच गए, और साथ ही साथ उनके जो ब्रदर थे जो उस टाइम के जॉर्डन में रहा करते, यानी आज का मॉडर्न डे जॉर्डन जहां वो रहा करते थे, वो लड़ने के लिए ऊपर नॉर्थ पे पहुंच जाते हैं और एक लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसको हटाने के लिए ब्रिटेन ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो ना फ्रांस सरकार को अपने खिलाफ करना चाहते थे, ना ही अरब लीडर्स को अपने खिलाफ करना चाहते थे। तो उसके बाद से दोस्तों क्या हुआ कि 1920 में जब अरब्स को समझ में आने लगा, मुस्लिम्स को समझ में आने लगा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे
हमारे साथ बिट्रेल हुआ, फ्रांस ने और बरतानिया हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्योंकि 1920 के आसपास पूरे रशिया से, पूरे सेंट्रल यूरोप से, पूरे नॉर्दर्न यूरोप से यहूदी जो है वो भारी मात्रा में आना शुरू हो गए, क्योंकि सारी चीजें तय थी। मैंडेट सिस्टम में ये डिसाइड था कि किसको क्या मिलना है, पैलेस्टाइन में ज्यूइश नेशनल होम बन रहा है, तो लोग आना शुरू हो गए। तो अरब मुस्लिम्स को ये लगने लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो तब ये पहला जो मोमेंट था, डिसाइसिव मोमेंट था, जहां से अरब नेशनलिज्म टर्न अगेंस्ट हो गया ज़ायनिज्म के। जब ज़ायनिज्म को शत्रु मानने लगा, उन्हें लगा कि इन सब ने जो है मिली भगत करी है और हमें हमारे लैंड से निकालने की कोशिश की है। और दोस्तों वहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। यरूशलेम में, हेब्रोन में और काफी जगह जो है पैलेस्टाइन में, वहां पर जो है दंगे फसाद होना शुरू होते हैं। और उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम होता है हाजी अमील अल हुसैनी। लेकिन इसने वहां पर जाकर और आग लगाने का काम किया। आगे क्या किया इसने, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। बहरहाल हम वापस आते हैं 1921 के आसपास। इस सारी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उस टाइम के कॉलोनियल सेक्रेटरी एक बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है विंस्टन चर्चिल, उनको भेजा जाता है। अब 1921 में स्थिति पूरी बदल गई थी। 1921 में कायरो में, जो इजिप्ट में पड़ता है दोस्तों, वहां पर एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है अरब लीडर्स की, जहां पर अरब लीडर्स विंस्टन चर्चिल को भी आमंत्रित करते हैं। अब विंस्टन चर्चिल बहुत प्रेशर में थे, क्योंकि ना किंग अब्दुल्ला को वो नाराज कर सकते थे, ना अमीर फैजल को नाराज कर सकते थे। तो दोस्तों उन्होंने पहली बार एक सजेशन दिया, और सजेशन ये दिया कि उन्होंने जो पैलेस्टाइन का मैप था जो ब्रिटेन के अंडर में आता था, उन्होंने जॉर्डन के बीच में एक लाइन खींच दी। उन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया कि ये जो लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन है वो अब्दुल्ला को दे दी जाए, उनका साम्राज्य बने, जो आगे चल के हैशमाइट किंगडम बना। और उन्होंने जो कहा कि जो दूसरा जो वेस्ट ऑफ जॉर्डन बनेगा वो ज्यूइश नेशनल होम के लिए हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहां से जॉर्डन यानी जो ट्रांस जॉर्डन बना उस टाइम पे, और आज का जो मॉडर्न जॉर्डन है दोस्तों, ये जॉर्डन को मिल गया, तो जॉर्डन की कहानी खत्म हो गई। और ये वो लैंड था जो 77% यानी 77% भाग था जो इजराइल को पैलेस्टाइन में मिलना था, लेकिन ये 77% भाग भी जो है उनसे छीन लिया गया। और दोस्तों 1922 में जो है जब लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस ने इसमें अपनी मंजूरी दे दी दोस्तों, और उसके बाद ये तय हो गया कि किसको क्या मिलना है। इजरायली लीडर्स के हाथ से 77% लैंड छिन गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि हमें ठीक है, जो चीज हमें मिल रही है हमें स्वीकार। ये डिसाइड हुआ कि कम से कम जो लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन है, जो जॉर्डन नदी के ईस्ट की तरफ है, कम से कम वही भाग हमें मिल जाए। लेकिन यहां पर भी दोस्तों ये जो व्यक्ति था हाजी अमील अल हुसैनी, जिसको यरूशलेम ग्रैंड मॉस्क में मुफ्ती बना के भेजा गया था, इसने जो है दंगे फसाद कराना शुरू कर दिए। इसने यहूदियों के प्रति नफरत करना शुरू कर दिए, और ये जो है कलेश बहुत बुरी तरीके से चलता रहा दोस्तों। हालत ये हो गई कि 1930 में हेब्रोन में दंगे हुए, बहुत से 30 से 40 बहुत यहूदी मारे गए। इन सब को सॉल्व करने के लिए, इन सब को मैटर को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने 1936 के आसपास एक कमीशन बनाया दोस्तों, और उस कमीशन का नाम था पील कमीशन। अब पील कमीशन से एक आ गया कि आप लोग जाइए, अपनी रिपोर्ट दीजिए, सर्वे करिए और बताइए कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जा सकता है। एक बात तो साफ थी कि ब्रिटेन सरकार भी जो है अब साथ देना चाह रही थी वो अरब लीडर्स का, क्योंकि 1932 में राइज होता है हिटलर का, और 1934 से जर्मन जो है वो दोबारा एक सुपर पावर के रूप से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब ब्रिटेन को यह डर था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अरब लीडर्स को हम अपना दुश्मन बना ले यहूदियों को प्लीज करने की वजह से, और सारे यहूदी जो हैं वो दोबारा जो है वो जर्मन साम्राज्य को सपोर्ट करने लगे। तो दोस्तों यहां से एक दुर्घटना शुरू होती है। 1936 में जब पील कमीशन का गठन हुआ, तो 1937 में पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और पहली बार पील कमीशन ने यह बहुत बोला कि ये जो लैंड अब बची हुई है, क्योंकि वो तो जॉर्डन बन चुकी थी, ईस्ट ऑफ जॉर्डन तो वो ट्रांस जॉर्डन बन चुका था, लेकिन ये जो लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन बनी है, तो पहली बार उन्होंने कहा कि यहां पर दो तरह के लोग रहते हैं, एक अरब मुस्लिम्स और दूसरे यहूदी। इन दोनों का साथ में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस लैंड को भी हमें दो स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, यानी कि पहली बार इतिहास में 1937 में ये टर्म आता है टू स्टेट सोल्यूशन, यानी कि ये जो लैंड बची हुई है 23%, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, और दो हिस्सों में डिवाइड करके एक जूइश स्टेट बना दिया जाए और एक अरब स्टेट बना दिया जाए। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, आज जो इजराइल को कोलोनियलिज्म या विस्तारवाद की नीति बताई जाती है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय भी यहूदियों ने ही सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, हमको जो मिल रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पूरी बुरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में स्पेशली जो है, और स्पेशली हिटलर जर्मनी साम्राज्य में यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था। 1934 से 1945 तक हॉलोकॉस्ट हुआ, जिसको ज्यूइश नरसंहार कहते हैं। 6 मिलियन से अधिक ज्यूज मारे गए
गए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि 1939 में मैकडोनल्ड व्हाइट पेपर आता है। अब ब्रिटेन सरकार अपने इरादे से फिर पूरी तरीके से पलट गई थी, क्योंकि ब्रिटेन सरकार चाहती नहीं थी कि यहूदियों को उनका होमलैंड दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अरब्स को प्लीज करना चाहते थे। 1939 में एक ऐसा दुर्घटना से भरा हुआ पेपर रिलीज किया बरतानिया हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार ने, जिसको मैकडोनल्ड व्हाइट पेपर कहते हैं। और इस व्हाइट पेपर में ये प्रपोज किया गया और रूल बनाया गया कि अगले 5 सालों में दुनिया भर से या यूरोप भर से जो यहूदी आ सकते हैं उनकी संख्या सिर्फ 75,000 होगी, 75,000 से ज्यादा जूस नहीं आ सकते। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 5 साल बाद भी ये देखा जाएगा और अगर अरब समझौते में राजी होंगे तो इसको बढ़ाया जाएगा, वरना इसको यहीं खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों यही वो काला कानून था दोस्तों, जिसकी वजह से 6 साल में यहूदी जो है 6 मिलियन से ज्यादा यहूदी मारे गए। सोचिए अगर ये नियम ना होता तो कितने यहूदियों की जान बच सकती थी दोस्तों। लेकिन आज दुनिया सेकुलर मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज जो है अमेरिका का पपेट बना के यहूदियों को पेश किया जाता है, लेकिन तब वो सेकुलर मीडिया कहां था जब 6 मिलियन जूस से ज्यादा जूस को मारा गया, जो है पोग्राम्स में उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, गैस चेंबर्स में उनको डाला गया, तब ये सेकुलर मीडिया कहां था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और दोस्तों इस काले कानून की वजह से 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ दोस्तों, तो सबसे ट्रैजिक बात थी दोस्तों कि सिर्फ 36,000 के आसपास यहूदी ही वापस आ पाए थे। दोस्तों ये नियम बनाया इसलिए गया था क्योंकि अपेक्षा यही थी ब्रिटिशर्स की कि किसी ना किसी तरीके से यहूदी जो है वो एक्सटर्मिनेट हो जाए, मारे जाएं और वापस ही ना आ पाए। और जो यहूदी समुद्री रास्तों से वापस आ भी रहे थे दोस्तों, तो उनको बरतानिया हुकूमत, ब्रिटिश सरकार वापस भेज दे रही थी। अब सोच के देखिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, 6 साल खत्म होते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 75,000 नहीं, सिर्फ 36,000 ही जूस वापस आ पाए थे। सोचिए कितने यहूदियों की जान बच सकती थी, कितने यहूदी लाइफ थे जो प्रेशियस लाइफ थी वो बच सकती थी, लेकिन वो 6 मिलियन से ज्यादा जूस जो है इस हॉलोकॉस्ट, इस नरसंहार में मारे जाते हैं। आज सेकुलर मीडिया उसकी बात नहीं करता है। नोबडी टॉक्स अबाउट द हॉलोकॉस्ट विच जूश पीपल सफर्ड, लेकिन आज अमेरिका और का पपेट बना के इजराइल को प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। 1945 में दोस्तों लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व हो जाती है और उसकी जगह एक नई संस्था का गठन होता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन। और उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हैरी ट्रूमन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं वो एक प्रस्ताव रखते हैं और वोटिंग करवाते हैं 2 स्टेट नेशन थ्योरी पे। और अगेन एक साइड ने तो 2 स्टेट नेशन थ्योरी जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो दूसरी साइड थी पैलेस्टीनियन अरब्स जो थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया दोस्तों, तो आज भी अगर आप देखें टेक्निकली तो देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट a land called Palestine exists, there is not a country called Palestine exists technically तो आज भी पैलेस्टाइन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहूदियों ने तो स्वीकार किया था इजराइल की थ्योरी को, उस स्टेट को, लेकिन दूसरे स्टेट को अगले लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बहरहाल 1945 में जब वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो 33/10 वोट यानी कि 33 फेवर के और 10 जो है वो अगेंस्ट पे इस लॉ के हिसाब से पास होता है। अब दोस्तों यहां से एक बहुत ही दुर्घटना वाली बातें शुरू होती हैं। 1948 में मई 14, 1948 में डेविड बेन गुरियन जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे, जाके एक कमरे में अकेले बैठ गए, सब लोग खुशियां मना रहे थे, गा रहे थे, लेकिन वो अकेले थे, तन्हा थे, परेशान थे कुछ चीज को सोचकर। तो वहां पर लोगों ने पूछा कि आप ऐसे उदास, आप परेशान क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, अगले दिन ये जो अरब स्टेट्स है मिलकर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और दोस्तों हुआ भी वही कि इसके एक दिन बाद ही 5 अरब स्टेट्स ने मिलकर इजराइल के ऊपर अकेले अटैक किया। और दोस्तों ये पूरी सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि जो उस टाइम पर जो वर्ल्ड पावर हुआ करता था ब्रिटेन, उसने पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग कर ली थी अरब्स को प्लीज करने के लिए, और ताकि अरब्स किसी तरीके से जीत जाए और इजराइल हार जाए। और एक सर्वे भी कराया था एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कि यदि ये युद्ध हो जाए, क्योंकि नेशन बनने से तो रोक नहीं पाया, यूनाइटेड नेशन में भी बनने से रोक नहीं पाया ब्रिटेन ने तो अगेंस्ट में वोटिंग की थी इजराइल बनने के, लेकिन जब वो रोक नहीं पाया तो उसने एक नई टेक्निक निकाली अरब के लोगों को प्लीज करने के लिए। उसने ये कहा कि ये जरा सर्वे करके आओ कि अगर ये युद्ध हो जाए तो कितने दिन इजराइल टिकेगा। तो पता चला, उस अधिकारी ने बताया सिर्फ 3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते, क्योंकि इनके पास ना गोला है, ना बारूद है, ना हथियार है, ये लड़ भी नहीं सकते। सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे इन्हें खत्म होने में, ये जड़ से खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इजराइल को खत्म करने के लिए ब्रिटेन ने आर्म्स एम्बार्गो भी लगाया।
अब आर्म्स एम्बार्गो क्या था? आर्म्स एम्बार्गो एक ऐसा रूल था कि कोई भी इस नेशन को, इजराइल को, सो कॉल्ड इजराइल को आर्म्स या हथियार या एम्युनिशन सप्लाई नहीं करे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अरब सैनिकों को ट्रेन भी किया कि वो इजराइल से लड़ सकें, उनको हथियार दिए, गोला बारूद दिए, लेकिन इजराइल के सैनिकों को कुछ नहीं दिया। तो बात बिल्कुल साफ थी कि किसी ना किसी तरीके से, और जो किंग अब्दुल्ला थे जॉर्डन के, ट्रांस जॉर्डन के, उनका भी यही रूल था, उनका भी यही सपना था कि ये जो पूरा लैंड है, सो कॉल्ड टू स्टेट नेशन थ्योरी यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा जॉर्डन में मिल जाए। और जो लैंड एक्चुअली में प्रपोज की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो बहुत कम थी और इजराइल उसी में जाकर सेटल हुआ था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये 5 अरब नेशन स्टेट जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, और दोस्तों जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत होता है, और ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता। 1949 तक इजराइल को जो टेरिटरी दी गई थी उससे कहीं आगे वो चला जाता है, और जब वो कहीं टेरिटरीज के आगे चला जाता है तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन में दुहाई दी जाती है, इस युद्ध को रोकने की, युद्ध रोका जाता है। लेकिन इजराइल को जो टेरिटरी यूनाइटेड नेशंस में दी गई थी रेजोल्यूशन में, उससे इजराइल बहुत आगे चला जाता है। तो फील्ड कमांडर मोशे डायन जहां तक इजराइल की सेना पहुंची थी वहां पर एक लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं आर्मिस्टिक लाइंस, उसको ग्रीन लाइंस भी बोलते हैं, वहां पर वो खींचते हैं। और इसका मतलब ये था कि जो सेना जहां तक पहुंच गई वो वहीं तक रहेगी। अब दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि इजिप्ट ने गाजा पे कब्जा कर लिया था, और जो आपका जॉर्डन है उसने वेस्ट, आज का वेस्ट बैंक यानी कि जूडा, सामरिया और यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और यरूशलेम 1967 तक उनके कब्जे में था, इसको कोई नहीं देखता। जो नेशन मिला था पैलेस्टाइन के लोगों के लिए 2 स्टेट नेशन थ्योरी के हिसाब से, वो कब्जा कर लिया इजिप्ट और जॉर्डन ने। बहरहाल कोई बात नहीं, इजराइल ने उस चीज को भी स्वीकार किया। इजराइल ऑलवेज वांट्स टू हैव पीस विद द नेबर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि अदर साइड उस चीज को जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, रिगार्ड नहीं करता। अब 1948 के बाद में और भी काफी वॉर्स हुई, लेकिन मैं बेसिकली आना चाहता हूं 1967 की। और जो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी रेफ्यूजी प्रॉब्लम शुरू हुआ दोस्तों, वो यहीं से हुआ। जब 1948 में अरब इजरायली वॉर हो रही थी दोस्तों, तो अरब के लीडर्स ने जो थे 5-6 नेशंस के जो लोग थे, इन्होंने कहना शुरू किया इजराइल में जो अरब रह रहे थे कि आप लोग वहां से बाहर निकल जाइए, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, और उसके बाद ये जो जितनी भी टेरिटरी है ये हमारी हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा जाके उसमें रहने लगिएगा। और इसीलिए जितने भी मुस्लिम्स थे, अरब मुस्लिम थे, वो वहां से निकल के आने लगे बाहर, और अलग अलग बॉर्डर्स पे जाके खड़े हो गए, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, दे वर होपिंग कि इजराइल जो है वो एक्सटर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों होता बिल्कुल उल्टा है, और इजराइल ये कह रहा था कि आप यहां से मत जाइए, जैसे हमारे सिटीजन वैसे आप हमारे लिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके जो जैसे हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे वैसे हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन इजराइल के मना करने के बाद भी ये लोग जो है अपने लैंड को छोड़कर जो है वो बॉर्डर्स पे जाकर दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। और दोस्तों होता जब ये है कि ये जब आर्मिस्टिक लाइंस खिंचती, उसके बाद इजराइल ने इनको लेने से मना कर दिया। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि 1948 में जब इजराइल बन गया तो दुनिया भर से, मिडिल ईस्ट, यमन से यहूदियों को निकाला गया। इजराइल ने उनको तो वापस ले लिया। लेकिन आज जो ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यदि आप प्रो पैलेस्टाइन पीपल हैं या प्रो अरब हैं, आज अरब के लोगों के भले के लिए, पैलेस्टीनी लोगों के भले के लिए अरब नेशंस क्यों नहीं वापस ले लेते? 1922 में जो टेरिटरी पूरी इजराइल को मिली हुई थी, यहूदियों को मिली हुई थी, उसको भी 77% लैंड काट के जो है वो ट्रांस जॉर्डन में आ दिया। एक ऑलरेडी अरब नेशन बन चुका है, और जो 23% लैंड है उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया पील कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 के हिसाब से। उसको भी यहूदियों ने स्वीकार किया, लेकिन दूसरी साइड ने स्वीकार नहीं किया, और वो प्रॉब्लम आज तक बनी हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इजराइल जिम्मेदार नहीं है। किसने हर कदम पे हर चीज का समर्थन किया? इजराइल, बट नॉट दी अरब दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं 1967 पे दोस्तों, 6 डे वॉर होती है, और इस टाइम पे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लेवी एशकोल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर गोलन हाइट्स से जो है वो सीरिया अटैक कर देता है, इजिप्ट अटैक कर देता है, क्योंकि इजिप्ट ने स्टेट्स ऑफ टायरन पे जो कब्जा लिया था, दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसलिए इजराइल को अटैक करना पड़ा। और जब ये वॉर शुरू होती है तो दोस्तों इजराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लेता है, और उधर सीरियन गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लेता है, जिसपे आज तक उसका कब्जा है। और दोस्तों जॉर्डन भी अननेसेसरी इस पे जो है वो कूद जाता है इस वॉर में, 6 डे वॉर में, जो 5 जून 1967 को स्टार्ट हुई। अब इजराइल हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था जॉर्डन अथॉरिटी से कि आप इसमें मत पड़िए, हमारी लड़ाई है, इजिप्ट की है, सीरिया से, आप बीच में मत आइए। लेकिन वो लड़ा, और जब वो लड़ा दोस्तों तो पहली बार ये हुआ कि उसके हाथ से वेस्ट बैंक यानी कि जूडा और सामरिया भी चला गया, और ईस्ट यरूशलेम वगैरह ये सब भी चले गए, और इजिप्ट के हाथों से गाजा भी चला गया, और इजिप्ट की खुद की टेरिटरी जो सिनाई पेनिनसुला थी उस पर भी उसका कब्जा चला गया। अब दोस्तों यहां से शुरू होती है लैंड फॉर पीस की एक बात,
क्योंकि इजराइल शुरू से सिर्फ एक चीज चाहता है कि हमें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, आपने हम पे अग्रेसिव वॉर थोपी है, लेकिन हम फिर भी पीस के जरिए अगर आप हमसे वादा करेंगे, आप हमारे साथ शांति से रहेंगे, तो हम आपको ये लैंड आपकी देने के लिए तैयार। आप मुझे बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा नेशन होगा जो जीतने के बाद भी जीती हुई टेरिटरी को सिर्फ इस शर्त पे वापस करना चाहता है, टू लिव विद अस पीसफुली। लेकिन दोस्तों 1967 के बाद से दोस्तों फिर एक संधि होती है अब्राहम अकॉर्ड्स में, जिसको बोलते हैं 1979। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के वो थे मिन्याकम बेगम, और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अनवर सदात। उनके बीच में एक ट्रिटी साइन होती है और इजराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला देने के लिए तैयार भी होता है दोस्तों, और 1982 में सिनाई पेनिनसुला दे भी देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये होता है कि ये जो गाजा होता है, जो उस टाइम पे इजिप्ट के अंडर में था लेकिन अब इजराइल के अंडर में आ गया था, और वेस्ट बैंक यानी जूडा, समारिया और जेरूशलेम दोस्तों ये इजराइल के कब्जे में ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अरब लोग यहाँ पर रह नहीं रहे थे, अरब लोग भी यहाँ पर रह रहे थे, मुस्लिम्स भी यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 1987 के आसपास, 1987 से लेकर 1992 तक जो है वो पहली जो है वो इंतिफादा शुरू हो जाता है। इंतिफादा मतलब अपराइजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अरब लोग बहुत पक गए थे, वो चाहते थे कि हमें राइट्स मिले, हमारी कंट्री बने, तमाम चीजें हों जो उनको मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जिसको फर्स्ट इंतिफादा बोलते हैं। अब इस फर्स्ट इंतिफादा को सॉल्व करने के लिए इजराइल, जो मुझे लगता है अपने जीवन की सबसे बड़ी जो है गलती इजराइल ने करी थी, और वो थी एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाना पैलेस्टाइन के लोगों का जो बहुत ही जो है इस योग्य बिल्कुल भी नहीं था, और उसका नाम था यासिर अराफात। अब यासिर अराफात को आउट ऑफ रिटायरमेंट इजराइल निकाल के बुलाता है और कहता है कि चलिए हम आपके साथ, आपको हम पैलेस्टीनियन लोगों का नेता मानेंगे और आपके साथ हम पीस प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 1993 में पहली बार जो है वो ऑस्लो वन अकॉर्ड शुरू होता है, और इस टाइम पे इजराइल के प्रधानमंत्री होते हैं इत्साक रबीन। और ज्यादा तो कुछ इस ऑस्लो वन में निर्णय नहीं निकल पाता है, लेकिन हाँ इतना होता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को इजराइल रिकॉग्नाइज करता है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है यासिर अराफात की वो रिकॉग्नाइज करती है इजराइल को। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि 1994 में यासिर अराफात को नोबेल पीस पुरस्कार मिलता है शांति के लिए। ये वो व्यक्ति जिसका टेररिज्म से बहुत भयंकर नाता रहा, इसको पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, सोचिए। उसके बाद 1995 में ऑस्लो 2 होते हैं इन्हीं दोनों के बीच में, और इस टाइम पर यह डिसाइड होता है कि भाई बहुत से मुद्दे थे जिनके ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन एक चीज पर सहमति बनती है। इजराइल ये कहता है कि वेस्ट बैंक जो जूडा और समारिया है, हम आपको एक काम करते हैं कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एरिया ए, बी और सी। ए वाला पूरा जगह पूरा जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर में रहेगा, बी वाला जो है कुछ जो सिविल अथॉरिटी रहेगी वो पैलेस्टीनियन लोगों की रहेगी, और सिक्योरिटी जो है वो इजराइल की रहेगी, और जो सी एरिया है वो पूरा का पूरा इजराइल का अथॉरिटी के अंडर में रहेगा। दोस्तों इस 3 पे सहमति बनती है, लेकिन बाकी चीजों पर सहमति नहीं बन पाती है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सन 2000 में कैंप डेविड समिट होते हैं, और उस टाइम पे जो अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं वो बिल क्लिंटन होते हैं। बिल क्लिंटन को बहुत रहता है कि भाई हम मैटर को सॉल्व कराएं, तो फिर यासिर अराफात को बुलाते हैं और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं। तो इस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे अहूद बराक। अब अहूद बराक बड़े जनरस थे, उन्होंने इस मैटर को सच में सॉल्व करने के लिए जितना हो सकता था सब कुछ लगा दिया। उन्होंने लगभग सब कुछ वापस देने की बात जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, यासिर अराफात को दे दी, और ये कहा कि हम आपके नंबर ऑफ जो रेफ्यूजीज हैं उनको भी वापस ले लेंगे, एक लिमिटेड नंबर में हम इनको वापस लेंगे, और ये जो वेस्ट बैंक है इसमें भी हम जो है ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कुछ एक्सेप्शंस के साथ आपको देने के लिए हम तैयार। इनफैक्ट उन्होंने जो ईस्ट जेरूशलम वगैरह ये भी देने की बात की। इतना बढ़िया ऑफर जो है मुझे लगता है कि दोबारा कभी जो है इतिहास में मिलना नहीं था पैलेस्टीनियन लोगों को या पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को। लेकिन यासिर अराफात ने क्या किया, एक कोई दूसरा ऑफर भी नहीं रखा कि वो क्या चाहते हैं, बस वो टेबल से उठकर चले गए। और दोस्तों इसके बाद से सेकंड इंतिफादा शुरू होता है, क्योंकि बॉम्बिंग शुरू हो गई, लोगों को मारना शुरू हो गया, सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई, बस में, ट्रेन में, हॉस्पिटल्स में वगैरह वगैरह बॉम्ब फूटने लगे, आत्मघाती हमले होने लगे, और ये सब इस आदमी के इशारे पे। जब ये सब चीजें होने लगी और कैंप डेविड समिट फेल हो गया दोस्तों, तो 2002 में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। 2000 से लेकर 2005 तक जो है वो सेकंड इंतिफादा यानी कि अपराइजिंग शुरू हो गई अरब लोगों की। तो इससे बचने के लिए इजराइल ने एक तकनीक निकाली कि 2002 में एक वॉल बनाने की बात शुरू हुई, सिक्योरिटी बैरियर जिसको हम बोलते हैं। आज जब आप इजराइल में जाएंगे तो 430 मील जो है वो लंबी वो एक वॉल बनी हुई है,
और वो वॉल इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग आतंकवादी हमले करने के लिए वहां से निकल के आ रहे हैं वो इजराइल के लोगों में जाकर वो है तबाही ना फैला सके। और होता भी है कि 90% जो तबाही होती है इस वॉल के बनने के बाद रुक जाती है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में और हर जगह जो है वो इजराइल को बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है और वो लोगों को बांटने का काम कर रहा है, वो देश को जो है विभाजित करने का काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, दैट वॉल वॉज क्रिएटेड बाय इजराइल टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। अपने लोगों को बचाने के लिए उस वॉल को उन्होंने बनाया था। दोस्तों, इजराइल जो है वो गाजा पे हथियार हमला करना चाहता है, वो गाजा को अपनाना चाहता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आपको शायद पता नहीं होगा कि 2005 में गाजा जो है इजराइल छोड़ के हटा था। आपको पता है 2005 से पहले इजराइल का गाजा पे कब्जा हुआ करता था। 2005 के बाद इजराइल छोड़ के वहां से आया है क्योंकि वो चाहता था कि फलस्तीनी लोगों को उनका हक मिले। इजराइल को कोई इंटरेस्ट नहीं है गाजा को रूल करने का, इजराइल को कोई इंटरेस्ट नहीं है वेस्ट बैंक को रूल करने का। इजराइल वांट्स टू हैव पीस ओनली। वो 2005 को छोड़कर आया और कम से कम 12,000 से ज्यादा ज्यूज जबरदस्ती वहां से गाजा से हटाए गए। अगर आज आपसे मैं पूछूं कि इजराइल में कितने अरब्स रहते हैं तो आपको पता है इसका आंसर होगा 20 मिलियन अरब्स मुस्लिम्स रहते हैं। उनकी खुद की पार्टी है, वो इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है कैनेसेट, वहां तक रिप्रेजेंटेशन है। और जरा देखिए कि पैलेस्टाइन में कितने ज्यूज रहते हैं, 0। यू वांट टू सी द डेमोक्रेसी, सी इन इजराइल। आप जरा जाके देखिए। थोड़ी देर के लिए जो सेक्युलर मीडिया है जो आपको बताता है, इससे थोड़ा सा दूर हटके आप सोचने की कोशिश करिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। 2005 में इजराइल जो है वहां से विड्रॉ हुआ, अपने सब लोगों को जबरदस्ती वहां से हटाया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल सब बना के दिए वहां के लोगों को। और लेकिन उसके बाद वहां के लोगों ने क्या दिया, 2006 में जो है कौन चुन के आता है आपको पता है, हमास। 2006 से लेकर उसके बाद दोबारा कभी इलेक्शंस नहीं हो पाए। महमूद अब्बास जो फतह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वेस्ट बैंक में रूल करते हैं, फतह के लोग जो गाजा के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं करते, जो गाजा के लोग हैं वो हमास को पसंद करते हैं, वेस्ट बैंक के लोग जो हैं वो महमूद अब्बास को पसंद करते हैं। अभी तक दोबारा 2006 से लेकर अब तक इलेक्शन नहीं हो पाए। अब आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है, उसका क्या रीजन इजराइल है? आप सोच के देखिए। एनीवे, उसके बाद से जब इजराइल वहां से हटा दोस्तों, तो उसके बाद से क्या हुआ आपने देखा, फर्स्ट गाजा वॉर, सेकंड गाजा वॉर, थर्ड गाजा वॉर, और उसके बाद क्या हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को कहां से लोग आए, यहां से लोग आए। जरा सोच के देखिए, आज जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, सोच के देखिए जरा, जो भी बातें मैंने आपके सामने आज इजराइल के विषय में प्रस्तुत करी है कि एक देश जिसने स्टार्टिंग से ये डिसाइड करने की कोशिश करी कि भाई हमें तो सब स्वीकार है, बस आप हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन दूसरा देश ये कहता है, दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम आपको 1 इंच भी लैंड नहीं देंगे। यासिर अराफात को इतना अच्छा काउंटर ऑफर दिया गया लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। गाजा पे रूल करने का इजराइल का कोई इरादा नहीं था। गाजा तो खुद छोड़ के इजराइल आया था सिर्फ इस पर्पज से कि वहां के लोगों को उसका अधिकार दे सके, और लैंड फॉर पीस, कि हम तुम्हें लैंड दे सकते हैं, तुम शांति से रहो। आपको पता है 1967 में जब मोशे डायन जो है टेम्पल माउंट पे पहुंचे, जहां पर डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है, वहां की चाबी खुद उन्होंने 1967 की वॉर जीतने के बाद वहां का जॉर्डेनियन जो वक्फ बोर्ड था उसके हाथों में दी। आप मुझे बताइए कि एक ऐसी कंट्री जिसने वॉर जीत ली हो, जो चाहता तो वो उसको गिरा सकता था, अपने अंडर में ले सकता था, वहां पर ज्यूइश टेंपल बनवा सकता था, जिसकी बात अक्सर की जाती थर्ड टेंपल की, वहां पर बनवा सकता था, लेकिन उसने अपने हाथों से चाबी जो है जॉर्डेनियन वक्फ बोर्ड को दी, क्योंकि वो चाहता था कि यहां पर लोग पीसफुली रहें। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इजराइल को मिला क्या, कि आज पूरी दुनिया में इजराइल को यह कह के बदनाम किया जाता है कि इजराइल एक कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक पावर है, एक साम्राज्यवाद देश है। दोस्तों ये सब इतिहास मैंने आपको इसलिए बताया डिटेल में ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि सेक्युलर मीडिया आपको इस इतिहास की जानकारी नहीं देता। मैं चाहता हूं कि एक मसीह के तौर पे आप इस चीज को पुख्ता रूप से जान सकें। हम इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम इजराइल की सरकार का समर्थन करें, हम इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम नेतन्याहू को सपोर्ट करें, हम इसलिए खड़े हैं कि परमेश्वर की जो चुनी हुई कौम है उसको बिब्लिकल रूप से हम सपोर्ट कर सकें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक बार खुले मन से उसको विचार करने की कोशिश करिएगा, उस पर रीजन करने की कोशिश करिएगा, और देखिएगा इतिहास से क्या ये बातें जो रखी गई हैं, क्या ये बातें सही हैं, क्या ऐसा हुआ है, और अगर है तो क्यों ना हम इजराइल को सपोर्ट करें, तो क्यों ना हम इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हमको मिलती है वचन संहिता 137 में, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरा दाहिना हाथ सूख जाए यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं, कि मेरा दाहिना हाथ सूख जाए यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं। हाउ कैन गॉड फॉरगेट
अबाउट इजराइल। परमेश्वर इजराइल को कैसे भूल सकता है दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल से अपनी वाचा तोड़ दी है, परमेश्वर इजराइल को अपनी कौम को कहने से पीछे हट गया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे। क्यों ना हमें भी परमेश्वर छोड़ दे। जो परमेश्वर इजराइल को वादा करके छोड़ सकता है, वो परमेश्वर चर्च को यानी हम लोगों को क्यों नहीं छोड़ सकता। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, दूसरी दुनिया में और हमारे खुदा में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि हमारा खुदा जो वादा खुद से करता है उसको पूरा करता है। जो वाचा जो अब्राहमिक कवरेंट उसने जेनेसिस 12 में अब्राहम से बांधी थी, दैट वाज अनकंडीशनल। यानी कि वो चाहे इजराइल जैसी भी हो, चाहे वो कितनी भी गलतियां क्यों ना करे दोस्तों, लेकिन वो वाचा अपने अब्राहम, अपने इसहाक, अपने सारे जो हमारे फोर फादर्स हैं फेथफुल, उनकी वजह से परमेश्वर ने आज भी रखी है।